नमस्कार सबका। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान राजेश भट्ट जी, जो कि उत्तराखंड में रामनगर के निवासी हैं और मौजूदा काल में प्रकृति के अनुभवों का और उसके बारे में जितनी जानकारी ये रखते हैं, शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्तित्व आज की तारीख में मिलेगा। आज सौभाग्यशाली हैं कि थोड़ा सा वक्त सर से मिला है, तो इस समय को हम यूज़ करना चाहते हैं सर के ये विचार जानने के लिए कि हाल ही में आपने देखा होगा जैसे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें और चर्चाएं सामने आती हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे भालुओं के, तेंदुओं के हमले काफ़ी बढ़ गए हैं ग्रामीण इलाकों में। तो प्रकृति में हमको और उनको साथ में मिलके जीना है, लेकिन जिस तरीके से हम इस चीज़ को, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? कौन सही कौन गलत, और सिर्फ सही गलत के आगे बढ़ के इसका क्या निदान है? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि इसको एग्जिस्ट करके हम जी सकें, और उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? सादर आभार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सोचनीय विषय वस्तु है जो आपने आज यहाँ पर आप लेकर आए हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, सबसे पहले सारी समस्याओं को छोड़कर हम पहले एक दूसरे परिदृश्य पे इसको देखने की कल्पना करें, जिसको हम एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो कह रहे हैं ना, हम उससे पहले की जो पायदान है उन पर थोड़ा हम दृष्टिपात करें तो हमें सब कुछ, इसी में हमारा प्रश्न भी है, इसी में हमारा उत्तर भी है। मानव जीवन की जो सहकल्पना है, सह अस्तित्व की जो संकल्पना है, उससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है ना। और हम उसी सह अस्तित्व की संकल्पना को साकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, लाइफ मतलब जीवन, और जीवन का जो सही मायने में मैं अर्थ समझ पाया हूँ वह है जीव और वन। दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो गया? जीवन। जीव है तो वन है, और वन है तो जीव है, और ये दोनों है तो हमारा आपका जीवन है। तो इनके सह अस्तित्व के बिना हमारा जीवन जो है वो एक कल्पना ही मात्र रह सकता है। तो सबसे पहले हमें इसके इस महत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा वन्य वन्य जीवों की। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमारी जीवन की जो कवायद जो है शुरू होती है वो सांस लेने से, और सांस लेने में वनों का, सांस देने में वनों का हमारा बहुत महत्व है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव है ही नहीं। वन नहीं होंगे तो जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो फिर जीवन जो है बीन है ना। तो हर तरीके से हम किसी भी रूप से जाएं, किसी भी एंगल से हम अप्रोच करें, तो सही मायने में जो हम पहुंचेंगे तो हमें इन्हीं के शरण में जाना है। क्योंकि हम जो इंसानों का भी उद्गम हुआ है, जो उद्भव हुआ है, वो जंगलों से ही हुआ है। आज हमने अपने आप को उन जंगलों से एक दरकिनार करके अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और हमने अपने आप को जंगल से बिल्कुल अछूता और अलग मान लिया है। मानव ने अपने आप को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति मान लिया है, और इसी कृति को डोमिनेटिंग बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया है। हम श्रेष्ठ हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी श्रेष्ठता का जो मूल आधार है वो वन्य जीव है, जिनसे ही हमारा उद्भव हुआ है, वहीं से उत्पत्ति हुई है। अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपनी जड़ों को भूल जाना, और हम अपनी जड़ों को भूल गए, और जहाँ से हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं वहाँ से समस्याओं का शुरुआत होता है, उद्गम। ठीक है ना। तो हमारी उद्गम स्थली जो है हमारी सोच है, कि जो हमारी सोच ये है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जबकि हम एक छोटी सी चींटी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। छोटी सी चींटी हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तब अन्य जीव हैं, जब वह हैं तो पक्षी हैं, पक्षी हैं तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो मानव जीवन है, तो पेड़ पौधे हैं तो शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं तो मांसाहारी हैं। तो ये पूरा जो भोजन चक्र है, हम उस भोजन चक्र की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में मात्र एक श्रृंखला की एक कड़ी है, और आदमी ने सब कुछ ये मान लिया कि ये सब कुछ वही है। तो ये एक बड़ी खुशफहमी में इंसान जी रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सह अस्तित्व की कल्पना को तो हमने दरकिनार कर दिया, और हम सोचते हैं कि ये हमारा है। हम ये भूल जाते हैं कि हमसे सदियों 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 पहले जो है वन्य जीवों के घर थे, जहाँ आज हमारे गाँव हैं, जहाँ आज हमारे नगर हैं, जहाँ हमारे शहर हैं। और जब हम वन्य जीवों के घर में रहे तो उन्होंने कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया। इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारे जो लगभग 200-300 साल का जो हमारा ये सफ़र रहा होगा उत्तराखंड में, इसमें कितनी गहनता से वन्य जीव की बाहुल्यता होगी, कैसे वन थे, कैसे वन्य जीव होते थे, उसके बावजूद भी रहते थे लोग। क्यों? क्योंकि लोग रिस्पेक्ट करते थे, आदर भाव था उनका
अपनी प्रकृति, वन एवं वन्य जीवों के प्रति। और दूसरी महत्वपूर्ण जो थी वो थी समझ। उनको वन एवं वन्य जीवों की बहुत बेहतर समझ थी। इसको कहते हैं लिविंग विद एनिमल्स, कि वो कैसे जंगल में रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो समझ है, इस समझ को हमने दूसरे पायदान में पहुंचा दिया अपनी श्रेष्ठता का ठप्पा लगा के, सो कॉल्ड हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो हमारी जैसी भौगोलिक स्थिति है जहाँ पर 70% से अधिक हमारा जो है वन क्षेत्र है, तो ऑब्वियस है वन है तो वन्य जीव होंगे, है ना। और हम भी थे, हम भी सदियों से थे, हैं और रहेंगे। वन्य जीव भी थे, हैं और रहेंगे, है ना। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमने समय के जो ये कालांतर में हमने अपना एक जो आदर भाव है जंगल और वन्य जीवों के प्रति, उसको खोया है। और दूसरा हमने समझ को खोया है। वो समझ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी कि वनों में और जंगलों में अगर हमें जीवन यापन करना है तो कैसे करना है, वो हमारे पास आज जो समझ नहीं है। और यही वजह है कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है और जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, वो चाहे घर के अंदर हो। क्लियर है ना। तो ये तो जंगल है। हम अब जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, संभवतः और वास्तव में उस भौगोलिक क्षेत्र की कुछ न कुछ समस्याएं भी होती हैं। और फिर ह्यूमन विशेषज्ञ मस्तिष्क है, वो हमेशा समस्याओं पर फोकस करता है। वो समस्याओं पर फोकस करता है, ना तो वो कारणों पर फोकस करता है और ना ही निदानों पर फोकस करता है। ना वो कारणों को कम करता है और ना निदानों वाली पायदान पर चढ़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि निरंतर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ इंटरैक्शन, मैन एनिमल इंटरैक्शन। इसके लिए सही वक्त और सही शब्द यही है। ये एक प्रकार का इंटरैक्शन है। और इंटरैक्शन में अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो किसी दो लोगों के बीच में भी इंटरैक्शन होता है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, कन्फ्यूज़न है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स लाजमी है होना, है ना। और यही चीज़ हमारे अंदर भी है कि जंगल में जो हम लोग रह रहे हैं, जिस भौगोलिक परिस्थिति में, हम उस भौगोलिक परिस्थिति के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। पहले का जो साइंस था वो बिल्कुल अलग था। आज के समय में जब से टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और जब से हम भौतिकवादिकता की ओर काफ़ी बढ़े हैं, तो तब से हमारा जंगल का ज्ञान बिल्कुल जीरो और धरातल पर आ गया है। और यही धरातल पर जो ज्ञान है वो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। और इसी वजह से कभी कभी जो हमारे इंटरेक्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो दोनों साइड से, जितने लोग वन्य जीव नहीं मारते हैं, उससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट्स हमारी कारों से वन्य जीवों के हो जाते हैं, लेकिन उसकी ओर तो हमारा कभी भी ध्यान जाता ही नहीं। तो ये जो है हमारी फोकस है कि हमने फोकस क्या है। हमने फोकस तो यही समस्याएं की हैं और हमें समस्याएं ही मिल रही हैं। अब गाना तक यहाँ तक बना दिया कि गढ़ वाला मैं बाग लहरा बाग किच डरा, है ना, वहाँ बाग है। अब भाई बाग तो है, वो आज से थोड़ी है, वो तो सदियों से था, है, अनंत काल से है, रहेगा। तो ये है। लेकिन वो आर्ट हमारा ख़त्म हो गया जो हम जंगल में जीने का आर्ट था। वो हमारी परंपराओं में था, हमारी सभ्यताओं में था, हमारी संस्कृति में था, हमारे ज्ञान में था और हमारी व्यवहार में था। आज वो नहीं है। इसी में फिर एक प्रश्न और मेरा है, जैसे कि आपने बताया कि हम उस कला को खो चुके हैं जी, कि वनों में साथ में रहने की जो कला थी जी। लेकिन जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है ना जी। जिस तरीके से हम वनों के क्षेत्रफल को एक आबादी वाले क्षेत्रफल में कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं जी। तो जो जैसे एक तेंदुआ है, शेर, बाघ हैं, हाँ। ये सब प्रजातियों के काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल चाहिए एक सिंगल अकेले जीव को हाँ। अपना जीवन यापन करने के लिए। जी। तो जैसे जैसे हम आबादी को के चक्कर में हम और घर बनाते हैं, वनों के क्षेत्रफल को और काटते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी उनके ऊपर है। बिल्कुल। और ये आबादी समय के साथ बढ़नी ही है। जी। तो इस समस्या का कैसे हम एक निदान करें, और आपके जैसे राय जानना चाहता हूँ कि इसका क्या, ऐसे आप क्या देखते हैं कि क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न जो है यहाँ पर रेज किया है। सही मायने में देखिए जो बढ़ रहा है ना, देखिए ये दो अलग कहानियाँ हैं। एक स्थापन की कहानी है और एक विस्थापन की कहानी है। इसको भी समझना पड़ेगा। जो ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहीं दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं और जो इस मूल के नहीं थे, जिनको इस आर्ट को नहीं आता था, जिनकी इस परिकल्पना में ये था ही नहीं, वो लोग यहाँ विस्थापित हो रहे हैं। उनकी स्थापना हो रही है, मतलब ये यहाँ स्थापित हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं क्योंकि हम तो छोड़ के जा रहे हैं ना घर। बिल्कुल। हम छोड़ के जा रहे हैं और वो यहाँ स्थापित हो रहे हैं बाहर से लोग, और उनको इस जगह का तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है।
उस भौगोलिक स्थिति में रहने का कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई आर्ट नहीं है। वो तो एक शौक के तौर पर आ रहे हैं, चाहे वो हमारे अपने लोग हैं, कोई भी लोग हैं, आना उनका अधिकार है। हमें इससे कोई गुरेज ही नहीं है। ये तो हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली वालों को कहाँ गुरेज है, ऐसे ही उनका भी स्वागत है। लेकिन हम उस जो कल्पना को हम जी नहीं पा रहे हैं जो यहाँ पर लोग जिस प्रकार से रहते थे। दूसरा क्या है कि जिसको हमने सही मायने में विकास मान लिया है, वहाँ से हमारी विनाश की शुरुआत शुरू होती है। पहाड़ों में ऐसे विकास की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे विकास की जो आज हो रहा है, बौड़ा विकास या विकास के नाम पे विनाश की डगर जो आज हो रही है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए ना, इतना सारा जो कंक्रीट के जंगल, हमारे जो ये प्राकृतिक बांज, बुरांस, कैल, देवदार, इनके जंगल, ये सब अब कन्वर्ट हो रहे हैं बिल्डिंगों में, कॉलोनियों में, और ये सब इस तरीके का विकास कर रहे हैं। कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा है मेरा ये उत्तराखंड, जहाँ मधुबन की गायों, मैंने तुम्हें मधुबन में चरते हुए देखा, अफसोस हुआ तब जब गाय कूड़ों के ढेर पर तुम्हें मुँह मारते हुए देखा। तो ये कूड़े के ढेर उत्पन्न कर दिए हमने, घास कहाँ उग रही है, अलग अलग प्रकार की वीड्स और क्षेत्रीय प्रजातियाँ, जो इन्वेसिव वीड है वो यहाँ ग्रो हो रही है, वो घास खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारे ये जिन जगह जिसमें बैठे हैं खेत हैं, हमारे लहलाते हुए खेत हैं, जिनको हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले जो है एक कृषि भूमि में तब्दील किया था, आज पुनः हमारी पीढ़ी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि इनको वैसा का वैसा बंजर बना दिया है। जहाँ से चले थे उससे भी बुरी हालत में हम पहुँच गए। तो इनकी वजह से क्या है कि ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए था, उस तरीके का डेवलपमेंट हमारे यहाँ उसने घर बना लिया और उसको हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट मान लिया। विकास की परिभाषा गलत है शायद, गलत परिभाषा, उसका विज़न गलत है। परिभाषा तो ठीक है लेकिन विज़न हमारा गलत है, हमारी अप्रोच गलत है, हमारा फोकस गलत है विकास के लिए। हमें जो विकास चाहिए था वो यहाँ के मुताबिक विकास चाहिए था, यहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाते हुए तब आगे बढ़ने का विकास चाहिए था। हमने अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के बुनियाद पर अपने विकास के महल खड़ा कर रहे हैं और उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये जो है जो इंटरेक्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कितनी सड़कें बनी हैं, स्वाभाविक है सड़क बनना है, ज़रूरी भी है बनना है, लेकिन क्या है कि उसकी वजह से उसके हैबिटेट्स बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। दूसरा क्या है कि आदमी और जो ये खतरे या कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, उसमें जो मुख्य कारण है कि इंसान और वन्य जीवों के बीच एक लाइन थी, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ फेयर, डर की लाइन, और वो बारीक सी लाइन है डर की लाइन, और आज हमने वो लाइन भी खो दी और जानवरों ने भी खो दी। परिवर्तन प्रकृति का अकाट्य नियम है, परिवर्तन हो रहा है, इनके व्यवहारों में भी परिवर्तन हो रहा है, हमारे व्यवहारों में भी परिवर्तन हो रहा है। अब लेकिन डर दोनों का खत्म हो गया। भाई कोई तेंदुआ या हाथी दिख रहा, हम भी सेल्फी खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, है नहीं है, हमारे अंदर डर ही नहीं है। हम पहले गांव में 6 बजे के बाद कोई आते नहीं थे, लोग कहते थे यार शाम को कहीं पड़ाव कर लेते थे, वहाँ बैठ जाते थे। आज हमें 11 भी बज रहे हैं, हम तो कहते हैं अरे क्या हो रहा है, हम तो रोज जाते हैं। पहले की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग थी, आज की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। तो अब भौगोलिक स्थिति जब बदल गई है तो हमें अपना रहने का जो स्टाइल है उसको भी बदलना होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले गांव और जंगल के बीच में एक दूरी थी, वो दूरी थी कृषि भूमि की, खेतों की। आज वो खेत बिल्कुल जो है उसमें तब्दील हो गए जंगलों में, और जानवरों का घर जो है हमारे घर के बहुत करीब आ गया। अब जब बहुत करीब आ गया है तो नज़दीकियाँ दुर्घटना को जन्म देती हैं, और कहीं पर भी ऐसी नज़दीकियाँ हुई तो वहाँ पर दुर्घटना लाजमी है हो जाना। दुर्घटना या इंसान किसी भी जानवर के भोजन चक्र का कहीं भी कोई हिस्सा नहीं है, बहुत क्लियर सी बात है, हम कहीं पर भी नहीं है। जब हम उसके फूड चेन में है ही नहीं तो हमारा कोई अर्थ ही नहीं बनता उसका हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो हुए, कॉन्फ्लिक्ट के जो मुख्य कारण हैं उनमें से जो मुख्य तो ये आते हैं कि जब बाघ और तेंदुए अगर शिकार नहीं करते हैं तो फिर ऐसा घटनाएं क्यों होती हैं, ठीक है ना। घटनाएं क्यों होती हैं, घटना महज एक दुर्घटना है। मोटरसाइकिल वाला या कार वाला कभी भी ये नहीं चाहता, जब वो चलता है सवेरे, कभी भी नहीं चाहता कि आज मैं एक्सीडेंट करके आऊँगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिससे कि घटना जो है दुर्घटना में बदल जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। देखिए वन, हम जब उसका फूड नहीं है तो वो मारता क्यों है। एक बहुत बड़ी भ्रांति में जीते हम कि वो एक बार आदमी का खून टेस्ट कर लेता है तो फिर वो नरभक्षी बन जाता है। नरभक्षी कोई ब्रीड नहीं है
नरभक्षी तो जैसे एक आदमी चोर हो गया वैसे ही है, या किसी कारणों से चोर बना ना वो, ऐसे ही अगर ये इंसानों को मारने लगा तो उसके कारण है। उसके कारणों में जो मुख्य कारण है उसके कैनाइन्स जो दांत होते हैं मुख्य, उसका टूट जाना, उनका गिर जाना, एक समय के बाद वो गिर जाते हैं जैसे हमारे गिरते हैं, है ना। दूसरा क्या है, शेर बूढ़ा हो जाए, बाघ बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए। फिर तीसरा क्या है, उसके चोट लग जाए, इंजर्ड हो जाए। चौथा बीमार हो जाए या उसके साथ बच्चे हों, तो ऐसे समय में उसको अपना नेचुरल फूड, अपनी फूड चेन में नेचुरल जो फूड है उसको पाने में बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होगी। जब उसको ये दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, तो लाजमी है उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि आसानी से मिले। और आसानी से मिलने में हमारे कैटल्स जो हमारे मवेशी हैं, और दूसरा हमारा कभी कभी इंसान भी, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, अगर वो इतना बूढ़ा बीमार हो गया कि नेचुरली प्रे नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है गड़बड़ कहीं शुरू हो गई है उसके जीवन में। इनके व्यवहार क्या होते हैं कि ये टेरिटोरियल होते हैं, इनकी अपनी एक टेरिटरी होती है। एक टेरिटरी के लेपर्ड्स में या टाइगर की टेरिटरी में दूसरा टाइगर या लेपर्ड नहीं जाता है, जाएंगे तो आपस में फाइट होगी तो फिर एक की हालत टाइट होगी, तो जो जीता वो सिकंदर है यहाँ। तो ये अपनी टेरिटरी में रहते हैं, एक दूसरे की टेरिटरी को इंटरफेयर नहीं करते। मादा अपने बच्चों की देखभाल करती है, जन्म देने से लेकर पालनहार पूरी है 2 से 2.5 साल तक माँ अपने बच्चों को पूरी तरीके से देखभाल में रखती है। इस बीच उसको मादा नर जो बाघ या तेंदुआ जो होता है उनसे उसको बचा के रखना पड़ता है, उनके खाने का प्रबंधन करना होता है, अपने खाने का प्रबंधन करना है ना, लोगों से बचने का प्रबंधन करना होता है। इतना स्ट्रेस में जीती है वो फीमेल। जब वो इतना स्ट्रेस में जीती है और कभी कोई सामने आ गया अचानक, ठीक है, तो स्ट्रेस कभी कभी रिलीज हो जाता है, वो रिएक्शन है खुद को बचाने का, खुद को बचाने का रिएक्शन है, ठीक है ना। वो आप बहुत स्ट्रेस में, मैं कितना भी अजीज हूँ, आपके अगल बगल से कुछ करके निकल गया या कैसे ही चला गया, टकरा गया, तो आपका स्ट्रेस मुझ पर रिलीज होगा, झंझलाहट निकलेगी ना वो। तो हमने इस स्तर तक पहुंचा दिया जानवरों को, वो कंफर्टेबल जो उनका एक एटमॉस्फेयर था, जो लेवल ऑफ कंफर्ट था, वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। वो चाहे हमने बड़े घर बना के कर दिया, बड़ी कॉलोनियाँ बना के कर दिया, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनको लाकर कर दिया, तो इस तरीके की बात है। और यही वजह है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है जनरेट हो रहे हैं। फिर दूसरा कन्फ्यूजन क्या है गाँव में, कई लोग कहते हैं कि नहीं बाघ को मार दो। आपने बाघ को मार दिया तो उससे समस्या खत्म नहीं होगी। अगर आपने एक को मार दिया तो दूसरा बाघ जो है उसकी टेरिटरी में आ जाएगा। जो बाघ इस टेरिटरी में आएगा वो बहुत स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि उसके लिए नई लोकेशन है, नया एटमॉस्फेयर है, नया ज्योग्राफी है, ठीक है, उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। और जब स्ट्रेस में होगा तो फिर समस्या है। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, ये 2 ऐसे समय हैं, इनके क्रिएशन टाइम है, क्रिएटिव टाइम्स हैं इनके, ठीक है। डे टाइम पर ये ज़्यादातर रेस्ट करते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दिन में कभी अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं निकलते हैं, हम भी अपनी ज़रूरतों के लिए दिन में निकलते हैं। तो ऐसे ही पानी पीने के लिए, शिकार करने के लिए, अपनी टेरिटरी को देखने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, एक दूसरे जो सिप करने के लिए बाहर भी निकलते हैं। और ऐसी स्थिति में कभी किसी का साथ इंटरेक्शन होगा तो संभवतः वो जो है कहीं अच्छा अनुभव नहीं रहेगा उसमें, ठीक है ना। और चौथी चीज़ क्या है कि कई लोग कहते हैं कि इसको शिफ्ट करके छोड़ दो कहीं या पकड़ ले जाओ। अगर इसको पकड़ के छोड़ देंगे ना तो ये 2 महीने में, 1.5 महीने में, कितने 6 दिन में, हफ्ते में आपकी जगह आ जाएगा। आप ये यहाँ के बाघ को जो है ना शिवपुरी छोड़ा वो ट्रेस करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नहीं आप यहाँ से जो है नीचे आगरा खाल छोड़ा हो, वो वहाँ से 1 हफ्ते में, 2 दिन में यहाँ आ जाएगा। कहीं भी छोड़ा हो वहाँ से आ जाएगा। और दूसरा, जब वो आएगा तो वो स्ट्रेस में होगा काफ़ी, और स्ट्रेस में होगा तो कभी स्ट्रेस रिलीज हो सकता है। और कई लोग कहते हैं कि जानवरों की कमी हो गई, ऐसा कतई नहीं है। जानवर भी हैं यहाँ पर, जानवर भी उसके खाने के योग्य जानवर हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ा है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन तो डेफिनेटली हुआ है। और हमारे घरों के आसपास जो है कूड़े के ढेर बन गए। कूड़े के ढेर जो हैं वो इनविटेशन कार्ड है एनिमल्स के, किनके, मंकी, लंगूर, वाइल्ड बोर, ठीक है ना, ये सब इनके पीछे ये आते हैं, ये कचरे के पीछे आते हैं, ठीक है। इनके पीछे उनका जो फूड है, वो है प्रेडेटर है, वो आएगा। तो अब इनविटेशन तो हम कर रहे हैं। आपने पॉइंट्स काफ़ी सारे तो एक चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर हुई है कि जी, पहली चीज़ तो हमें थोड़ा बहुत एहतियात बरतनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे जो बहुत रिस्की एरियाज़ हैं जहाँ हमें पता है कि थोड़ा बाघ का एरिया हो सकता है, ज़बरदस्ती अवॉइड करना है वहाँ ट्रैवल करना, राइट। हम और तो एक तो वो चीज़ हो गई है, राइट। और आपने काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी से बताया कि
हम अपना बिहेवियर जानते हैं, हाँ, राइट, लेकिन हमें उनका बिहेवियर समझना भी ज़रूरी है, तब हम अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, राइट, और हमारा पर्पस है उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, उस इंटरेक्शन को अवॉइड करना, राइट। सो हाँ, इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, बट आई थिंक बहुत काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि इस चीज़ को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है कोई फॉर्म, राइट। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सादर आभार। और आई थिंक ये एक लंबा गेम है, क्योंकि इस गेम में सबसे पहली चीज़ है हमें लोगों को सोच को बदलना है, उनको अवेयरनेस लानी है, ये बहुत बड़ा काम है। तो आई थिंक जितना जल्दी इसकी शुरुआत की जा सके, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन इसका एक मेरे ख्याल से एक जैसे हम कहते हैं ना, एक पायलट प्रोजेक्ट्स बना के, राइट, किसी एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करके लोगों को अवेयरनेस दे के इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड कितना अडेप्ट होता है, कितना अडेप्ट नहीं होता है, आई थिंक ये तो वक्त ही बताएगा, बट आई थिंक इसी के क्षेत्र में हमें थोड़ा, हम भी प्रयास करेंगे, हम पहाड़ी पेडलर्स की टीम की तरफ से भी आगे कुछ इवेंट्स ऐसे लेकर आएंगे कि इस तरह के अवेयरनेस सेशंस लेकर आ सके। और आपने जो नॉलेज आज दी है, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इस पटल से, यूट्यूब या सोशल मीडिया के ज़रिए, ये भी एक अवेयरनेस सेशन का ही पार्ट है। आई थिंक ये सोर्स है, राइट, और यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, जितने लोगों की एक क्लैरिटी आएगी इन चीज़ों को लेके, आई थिंक उतना ही बेटर होगा। बाकी सर, आप अगर कोई आपको लगता है कि इस चीज़ में कोई और पॉइंट है जो जानना ज़रूरी मैं तो कह रहा हूँ कि सीखने का सही अर्थ है उसको बांटना, ठीक है ना, और अभी समय है बांटने का, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम नहीं है, ये शेयर करने का टाइम है ना। और मैं भी जो है सीख रहा हूँ, है ना, पिछले 3 दशकों से जो है मैं भी प्रकृति की किताब को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वन्य जीव के व्यवहारों पर अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है। और मानव वन्य जीव संघर्ष के उत्तराखंड के इस परिप्रेक्ष्य में मुनस्यारी से लेकर जौनसार भाबर तक जो है अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग जाते हैं, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। वन विभाग के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो शुरू ऑलरेडी हो चुका है, 16, 17, 18 से वो टिहरी से वो शुरू हुआ था वन विभाग के नेतृत्व में, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट जो है इसका नाम है लिविंग विद लेपर्ड, गुलदार के साथ जीना सीखें। तो अब थोड़ा सा इसको वाइडर रेंज में हमने और इलस्ट्रेट कर दिया है कि वन्य जीवों के साथ जीना सीखें। और तितली ट्रस्ट और वन विभाग के माध्यम से जो है ये कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लेवल पर किया जा रहा है, और इससे हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हम अपनी समस्याओं को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं को धरातल पर ला सकते हैं, है ना। और ये हमने ये पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से टिहरी डिस्ट्रिक्ट इसमें पायलटली जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ था, और वहाँ पर बहुत सक्सेस मिली। अपने उसको जो है 2/3 हमने बहुत जो है अपनी समस्याओं को बहुत कम किया है। ऐसे ही बागेश्वर, यहाँ पिथौरागढ़, ठीक है, और पौड़ी, इन जगहों पर भी गुलदार के साथ जीना, वन्य जीवों के साथ जीना सीखे कार्यक्रम वन विभाग के माध्यम से और तितली ट्रस्ट के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे भी जब मौका लगता है इन जगहों पर जाने के लिए, तो हम जैसे कल स्कूल के बच्चों के साथ हमने कार्यक्रम किया, हमने सबसे पहले उनको यही वन्य जीवों के साथ जीना सिखाए, ठीक है ना। भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिर्फ इसमें फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इसको बोलते हैं शिफ्ट द फोकस, ठीक है ना। हमारा फोकस केवल लेपर्ड पे है, अपने व्यवहारों पर नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम जिस दिन अपना फोकस अपने व्यवहारों पर वो कर लेंगे, ठीक है। हमने कोरोना जैसी महामारी से को मात दे दी अपने व्यवहारों को बदल के। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम मास्क पहनेंगे, कभी कल्पना नहीं करती हाथ धोएंगे, हम सैनिटाइजर लेंगे, है ना। इतना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करने कभी कल्पना में हमारी सभ्यता में नहीं था, हमने वो किया सर्वाइवल के लिए। आज हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और जैसी जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, वैसे ही आदमी को उनसे बचने के लिए वो करना पड़ता है। देखिए पहले मोटरसाइकिल में कभी भी हेलमेट नहीं लगाते थे, है ना। आज एक लगाता है, आज 2 सवारी व्यक्ति वो भी हेलमेट लगाती है ना। उससे ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, घटना हो रही हैं, बट कैजुअलिटी रेट्स डाउन हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सावधानी, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहेगा इंडिया तो सुरक्षित रहेगा इंडिया, सावधान रहेगा उत्तराखंड तो सुरक्षित रहेगा उत्तराखंड। वन्य जीवों का कभी कोई ध्येय नहीं है कि वो मानव को नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि इन्हीं के जीवन में, इन्हीं के अस्तित्व में हमारा जीवन भी कहीं एक जगह पर एक छोटा सा गोता खाता रहता है। हम सभी उसी प्रकृति के जाए हैं, और इसमें हम सबके लिए यही होगा कि हमें उन निदानों पर फोकस करना होगा, उन दिन निदानों पर सोचना होगा, और थोड़ा सा जो है इसको बृहद स्तर पर करना होगा, है ना। और हर व्यक्ति को अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा, ठीक है ना।
अब झाड़ी है, घास है, कूड़ा करकट नहीं होना, ये तो हम लोग के अपने लेवल के काम है, इनको तो हम कर ही सकते हैं। रात को नहीं आना है, बल्ब एक छोटा सा लगा देना है घर में, है ना, शौचालय घर में बना लेना है, ठीक है, और मवेशियों के जो दरवाजे हैं उनको पक्का कर देना, उनको खुले में नहीं छोड़ना है, फालतू पशु जो है इनको खुले नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। बच्चों को स्कूल जो है साथ ले जाना है, अपने आसपास की गांव की और रास्तों की झाड़ियों को साफ करके रखना है। तो इससे क्या है कि हम अपनी समस्याओं को कम कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कि वन एवं वन्यजीवों के साथ जीना सीखना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। बिल्कुल सर, आपने इतना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया अपने स्केड्यूल से निकाल के। नहीं, मैंने कहा था कि सीखने का सही अर्थ है, और जो मैंने सीखा समझा है तो मैं तो उसके उत्तराखंड में पूरे जगह बांट रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने इस मुद्दे को लिया तो ये भी बड़ा अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर बातचीत हो पाई। थैंक यू सो मच, सादर आभार।